हरे कृष्णा। नर्सिंग अधिकारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए रैपिड रिवीजन की एक सीरीज लेके आया हूं। इन रैपिड रिवीजन की सीरीज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बार बार हमारे को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। रिवीजन की इस सीरीज के अंदर मैं बहुत सारी स्लाइड्स लेके आऊंगा। इन स्लाइड्स के अंदर जो भी चीजें हैं वो अगर आपको पीडीएफ में अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे भी इसको डाल रहा हूं, तो जरूर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। हम शुरू करते हैं हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा जो प्रेजेंट स्टेटस है इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर्स का, उसको जो देश के अंदर प्रेजेंटली जो एमएमआर है, आईएमआर है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, ये सभी जितने भी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं इनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, करंटली ये कितना है, कितनी रेट है इनकी। और एग्जाम के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो इसके बारे में पूछी जाती है कि इनके सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या है। जैसे पूछा जाता है कि एमएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, आईएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एनएनएमआर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है और U5MR का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है। तो इस जो स्लाइड है आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर्स के करंट रेट भी है और इनके मोस्ट कॉमन कोजेस भी है। साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके क्या टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, वो इसमें मैंने मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो एमएमआर है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, एमएमआर जो होती है वो रेशियो होता है, रेट नहीं होती है। ये भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परंतु यहाँ पे देखिए सभी के साथ यहाँ रेट लिखा है मैंने, परंतु याद रखिएगा एमएमआर हमेशा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहलाता है। एमएमआर किसी प्रकार की कोई रेट नहीं है, ये रेशियो होता है, ठीक है। प्रेजेंटली ये कितना है, 103 है, ठीक है। और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स जो बनाए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर टारगेट बनाया गया है कि हमारे को 2030 तक क्या अचीव करना है, ठीक है। तो लेस देन 70 पर लेख हमारे को यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या करनी है, हमारे को अचीव करनी है कि लेस देन 70 होनी चाहिए। तो आपको सभी को पता है, जैसा कि आप पढ़ते हैं OBG के अंदर भी और कम्युनिटी के अंदर भी, मोस्ट कॉमन कोज जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का वो है हेमरेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखिएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है करंट के अंदर क्या है, प्रेजेंट स्टेटस का 103 है। तो SDG के अंदर 2030 तक हमारे को अचीव करना है लेस देन 70 और मोस्ट कॉमन कोज है यहाँ पे उसका हेमरेज। सेकंड है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, पर 1000 पे ये क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो 8% यहाँ पे 30 पर 1000 यहाँ पे क्या है, IMR है देश की, ठीक है। SDGs के अंदर क्या किया है, इसका टारगेट है, IMR को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन कोज होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये है प्रेजेंटली 24, ठीक है। और SDG के टारगेट्स के अंदर हमारे को 2030 तक अचीव करना है कि ये लेस देन 12 आ जाए, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन कोज है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का वो है प्री टर्म बर्थ यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। देखिए फ्रेंड्स, दोनों सेम होती है, U5MR और CMR ये दोनों सेम होती है। तो यहाँ पे 8% करंटली जो है U5MR या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितनी है, 36 है। और ये SDG के टारगेट में हमारे को 2030 तक अचीव करनी है, लेस देन 25 लाना है हमारे को, ठीक है। इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो प्री मेच्योरिटी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए यहाँ पे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कोज है प्री टर्म बर्थ और यहाँ पे U5MR का या CMR का है प्री मेच्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपने देखिए इस स्लाइड के अंदर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे बार बार 8% जो यहाँ पे ट्रेंड्स के रूप में 8% जो आपको स्टेटस है देश के अंदर, जो बार बार डाटा जो यहाँ पे पब्लिश किया जाता है उनका प्रेजेंट स्टेटस है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, वो यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ पे किया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी स्लाइड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलेगी। आप इसलिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड स्लाइड, साइड इफेक्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट वैक्सीन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कई इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जिनसे बहुत ही स्पेसिफिक साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर, वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले देखिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS नाम का एक साइड इफेक्ट होता है, वो होता है मीजल्स और MMR वैक्सीन के कारण, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किससे होता है? मीजल्स और एमएमआर की वैक्सीन से। वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो क्या किससे होता है? PVAPP, ठीक है, वो होता है OPV साबीन से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो प्रकार की पोलियो की वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसको हम साबीन कहते हैं, और इंजेक्टेबल होती है उसको साल्क कहते हैं यहाँ पे। तो याद रखिए, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो किससे होता है? OPV, या मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन से होता है, जिसे हम साबीन कहते हैं। नेक्स्ट है गुलियन बारे सिंड्रोम। गुलियन बार सिंड्रोम देखिए फ्रेंड्स होता है किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से। एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि गुलियन बार सिंड्रोम ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिससे गुलियन बार सिंड्रोम देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होता है किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से। नेक्स्ट है यहाँ पे शॉक देखिए फ्रेंड्स DPT और पर्टुसिस वैक्सीन के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेप्शन, रोटावायरस वैक्सीन के कारण यहाँ पे देखने को मिलता है इंटरसेप्शन। देखिए फ्रेंड्स, जो रोटावायरस वैक्सीन है वो न्यूली इंट्रोड्यूस की गई है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीन के कारण कौन सा साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है? इंटरसेप्शन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो किसी भी प्रकार की ड्रग डोज के कारण हो सकती है, परंतु यहाँ पे वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट जो वैक्सीन है उन सभी के अंदर हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकोकल वैक्सीन और DPT और DT के कारण यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कॉमनली यहाँ पे देखी जा सकती है एज ए साइड इफेक्ट के तौर पे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप सभी के लिए बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाया गया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको इजी रूप में यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसके अंदर सिर्फ मैंने बच्चे का जितना भी वैक्सीनेशन है वो इंक्लूड किया है। यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी का मैंने यहाँ पे, प्रेग्नेंट मदर का यहाँ पे मैंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ बच्चे का किया है। तो बच्चे के अंदर देखिए फ्रेंड्स, बर्थ पे जो होता है वो BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी के टीके लगते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे रोटावायरस 1, OPV 1 और पेंटावेलेंट 1, ये तीनों चीज़ें दी जाती है। 10 वीक्स पे रोटावायरस 2, OPV 2 और पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज। 14th वीक पे रोटावायरस 3, OPV 3 और पेंटावेलेंट की 3 डोज, थर्ड डोज दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 6 वीक और 14 वीक पे यहाँ पे FIPV भी दिया जाता है, FIPV भी दिया जाता है। ठीक है, 6 और 14th वीक पे। ठीक है, फ्रैक्शनेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन 6 वीक पे। इसके अलावा PCV1 न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन 1 और 14th वीक पे न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन 2 सेकेंड यहाँ पे डोज दी जाती है 14th वीक पे। चलते हैं 9th मंथ की ओर। 9th मंथ के अंदर देखिए मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा विटामिन A की डोज पिलाई जाती है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस फर्स्ट का टीका दिया जाता है और न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन थर्ड की डोज यहाँ पे दी जाती है 9 मंथ पे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम 16 to 24। यहाँ पे देखिए मीजल्स और रूबेला की सेकेंड डोज दी जाती है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो फर्स्ट डोज 9 मंथ पे लगी थी वो यहाँ पे सेकेंड डोज यहाँ पे दी जा रही है। नेक्स्ट 16 to 24 की वीक मंथ के अंदर यहाँ पे दी जाती है DPT बूस्टर की डोज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 to 6 ईयर्स पे। 5 to 6 ईयर पे होता है, इसके बाद 16 to 24 मंथ के बाद सीधा वैक्सीनेशन होता है 5 to 6 ईयर पे। तो यहाँ पे DPT बूस्टर की सेकेंड डोज यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया जाता है 10 to 16 ईयर्स पे TDAP, यहाँ पे मतलब टिटनेस और डिप्थीरिया का इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ ये इस तरह से हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है एक बच्चे के लिए। तो यहाँ पे याद रखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बहुत ईजी बनाया है इसको ताकि आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे क्लासिकल नेम लिखे हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी क्लासिकल नेम है कुछ डिजीजेस के जो कि कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में भी यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम क्लासिकल नेम देखेंगे 3 डे डिजीज। 3 डे डिजीज किसे कहते हैं? हम रूबेला को कहते हैं। आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने इन सभी इंपॉर्टेंट डिजीजेस के क्या है क्लासिकल नेम्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्हीं को हम क्विक रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 डे डिजीज कहते हैं हम रूबेला को। 5 डे का फीवर कहते हैं ट्रेंच फीवर को। ठीक है, 5 डे फीवर कहते हैं। इसके अंदर देखिए ये ट्रेंच फीवर क्यों दिया गया, जितने भी जो खाई वाले स्थान थे जिनका समतल से थोड़ा नीचे वाले स्थान हुआ करते थे उन एरिया के अंदर क्या होता था फीवर हो जाता था। तो अगर मान लीजिए वो फीवर 5 दिन तक रुकता था तो उसे हम ट्रेंच फीवर के नाम से जाना जाता था उन लोगों के अंदर। तो यहाँ पे क्लासिकल नेम है जो है ट्रेंच फीवर का 5 डे फीवर
कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 8th डे डिजीज, देखिए फ्रेंड्स 8th डे डिजीज होती है टेटनस नियोनेट्रम, ठीक है। नेक्स्ट है 100 डेज कफ। 100 डेज कफ कहते हैं हुपिंग कफ को, जो कि पर्टुसिस के नाम से जाना जाता है। बोर्डेनेला पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाली ये कफ है, जिसके अंदर ऐसे माना जाता है कि ये हुप का साउंड आता है, इसीलिए इसको हुपिंग कफ भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक डिजीज। ब्लैक डिजीज हम कहते हैं प्लेग को, ब्लैक सिकनेस कहते हैं काला आजार को। देखिए फ्रेंड्स ब्लैक डिजीज और ब्लैक सिकनेस इन दोनों में के का है, तो जहाँ पे सिकनेस में के आ रहा है तो के फॉर काला आजार, ये याद रखना है आपको। ब्लैक डिजीज है प्लेग और ब्लैक सिकनेस है काला आजार। नेक्स्ट है व्हाइट डेथ या व्हाइट प्लेग। देखिए फ्रेंड्स व्हाइट डेथ या व्हाइट प्लेग हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस को, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकबोन फीवर, आप सभी को पता है ब्रेकबोन फीवर डेंगू को कहते हैं। और बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर हम कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस को। इंडिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस को। नेक्स्ट है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। कौन सी डिजीज है जिसको फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कॉलरा को, जो कि विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट चलते हैं हेपेटाइटिस के ओवरव्यू की तरफ। देखिए फ्रेंड्स हेपेटाइटिस का ओवरव्यू आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए हेपेटाइटिस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार ये पूछी जाती है आपसे कि हेपेटाइटिस की, जैसे हेपेटाइटिस ए है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका रूट जो है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है वो आपसे पूछ लिया जाता है। बी का भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपसे पूछ लिया जाता है। सी इंक्यूबेशन पीरियड या मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। डी का पूछ लिया जाता है, ई का पूछ लिया जाता है। तो इस स्लाइड के अंदर मैंने हेपेटाइटिस का सारा ओवरव्यू यहाँ पे आप सभी के लिए एक जगह पे यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस स्लाइड में से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ, इन सभी स्लाइड्स का आपको PDF के रूप में मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पे। जो नर्सिंग अधिकारी का जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको इसका जो PDF है वो इस सारी स्लाइड्स का आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइप हेपेटाइटिस ए। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एंट्रोवायरस 72 पिकोरना वायरस होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 to 45 डेज। कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीकल ओरल रूट, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है, उसको हम इसका पॉजिटिव जो एजेंट है वो है हेपाडिना वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 45 to 180 डेज। ये सेक्सुअल, पेरीनेटल और परक्यूटेनियस जो मोड है वहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हेपेटाइटिस सी, हेपासी वायरस या फ्लेवी वायरस के कारण होता है। 30 to 120 डेज इसका क्या है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका होता है वो होता है परक्यूटेनियस, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी। देखिए फ्रेंड्स इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है हेपेटाइटिस डी वायरस से होता है, जो विरियोड्स का लाइक होता है, विरियोड्स की तरह होता है वो, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 30 to 90 डेज होता है। कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका सेक्सुअल है, पेरीनेटल है, परक्यूटेनियस है, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ई वायरस, इसको केल्सी वायरस भी कहते हैं, अल्फा वायरस की तरह ये दिखाई देता है, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 21 to 45 डेज, ठीक है। और फीकल ओरल रूट से ही ये क्या होता है ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों फीकल ओरल रूट से यहाँ पे क्या होते हैं ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा ये जो तीनों हैं बी, सी और डी ये सेक्सुअल, पेरीनेटल और परक्यूटेनियस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हेपेटाइटिस ए और ई का याद रखना, फीकल ओरल रूट से ये क्या होते हैं ट्रांसमिट होते हैं। साथ ही साथ इंक्यूबेशन पीरियड मैंने जैसे आपको बताया 15 to 45 और ये 45 to 180 डेज, ठीक है। हेपेटाइटिस सी है तो इन दोनों के अंदर से 30 और 120, ठीक है। इन दोनों का जो है क्या कहते हैं बीच वाला पार्ट होता है 15 to 45 के बीच में 30 डेज होता है, 45 to 180 के बीच होता है 120। तो यहाँ पे 30 to 120 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का याद रहता है तो आप सी का भी याद रख सकते हैं। इसी तरह से आप हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई का भी इंक्यूबेशन पीरियड याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है एक बच्चे के लिए, उन सभी को मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या किया है इंक्लूड किया है। तो जिस भी व्यक्ति को ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन याद नहीं होता है और साइट याद नहीं होती है, उसको एक छोटा सा ये डायग्राम है, आप इसको PDF से लेके उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप उस व्यक्ति तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। उस व्यक्ति को ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे कि कौन सी जो वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है और किस साइट पे दी जाती है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इस डायग्राम से कवर हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटावायरस वैक्सीन यहाँ पे दी जाती है बच्चे को। यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड की जो यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स होती हैं तो उसे अपर पार्ट ऑफ
लेफ्ट हैंड के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, BCG लगती है जो कि ID दी जाती है, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस दी जाती है सबक्यूटेनियस। यहाँ पे तो आपको पता है कि जो BCG है उसका यहाँ पे देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और साइट क्या है। इसी तरह से जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइट दोनों आप याद रख सकते हो। चलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन और DPT वैक्सीन। ये देखिए दोनों वैक्सीन जो होती है IM लगती है, कहाँ लगती है, लेफ्ट फुट के थाई पे लगता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राइट फुट की थाई पे कौन सी वैक्सीन लगती है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन IM लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे FIPV और MR। देखिए FIPV ID लगता है, कहाँ लगता है, राइट हैंड के अपर पार्ट पे लगता है, और मीजल्स रूबेला कैसे लगता है, सबक्यूटेनियस, ये भी कहाँ लगता है, राइट हैंड के अपर पार्ट पे। तो देखिए फ्रेंड्स इस जो डायग्राम है इसके अंदर सारी की सारी जितनी भी वैक्सीन हैं उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइट दोनों की दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो आप इस छोटे से इस डायग्राम को याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर आपका आधे से ज़्यादा जो इम्यूनाइजेशन जो है बच्चे का वो कवर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कि कम्युनिटी हेल्थ के एस्पेक्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर उन सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो एग्जाम में बात बार बार पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, ये पूछा गया है क्वेश्चन है। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जो कम्युनिटी हेल्थ के एस्पेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, वो मैंने इस स्लाइड के अंदर इंक्लूड किए हैं। तो देखिए सबसे पहले नीरी है, ये जो नीरी इंस्टीट्यूट है इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए फ्रेंड्स न्यूट्रिशन का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो है हैदराबाद में, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। देखिए वायरस का जो अभी प्रकोप है कोरोना का वो अभी गया नहीं है। आपको सभी को पता है कि जैसे ही कोरोना की जब इंडिया के अंदर पुष्टि हुई थी तो सबसे पहले कोई भी किसी भी व्यक्ति के जो शुरुआती सैंपल लिए जाते थे उनको चेक करने के लिए वायरोलॉजी लैब के अंदर पुणे भेजा जाता था, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर ही वो क्या किए जाते थे, सैंपल भेजे जाते थे, ठीक है। इसी तरह से आज भी अगर मान लीजिए किसी प्रकार का ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा वायरस हो गया या और कोई भी वेरिएंट आया है जो भी है कोरोना का, तो उसके नए वेरिएंट को चेक करने के लिए कि इसका टाइप कौन सा है, तो उसके ऊपर रिसर्च के लिए सबसे पहले जो सैंपल होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा जाता है। तो आपको इस चीज़ से याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे है, पुणे में है। नेक्स्ट है नारी, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। नारी जो है वो कहाँ है, पुणे के अंदर है। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर। NTI नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट, ये है बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडियोमोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडियोमोलॉजी कहाँ है, चेन्नई के अंदर है। नेक्स्ट है NICD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस है न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये जितने भी कम्युनिटी हेल्थ के एस्पेक्ट से जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, वो मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं। आशा करते हैं इनके अंदर से आने वाली एग्जाम के अंदर इनमें से पूछा जाए। नेक्स्ट है वेरियस इंडिसेस, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और उनका किस चीज़ से रिलेशन है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो क्वेटलेट इंडेक्स है, आप सभी जानते हैं क्वेटलेट इंडेक्स क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स वाली जो इंडेक्स होती है उसे हम क्वेटलेट इंडेक्स कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो क्वेटलेट इंडेक्स है किससे रिलेटेड है, बॉडी मास इंडेक्स से। नेक्स्ट है पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स आप सभी को पता है, आप सभी ने कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा है, तो प्रेगनेंसी फेल्योर रेट से संबंधित है, ठीक है। पर्ल इंडेक्स किससे है, प्रेगनेंसी फेल्योर रेट से। नेक्स्ट है चैंडलर इंडेक्स। PGI 2019 के एग्जाम के अंदर, PGI 2020 की एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था चैंडलर इंडेक्स का, वो यही है कि चैंडलर इंडेक्स किससे रिलेटेड है, सर हुकवर्म इन्फेक्शन से रिलेटेड है। क्या देखा जाता है, एवरेज नंबर ऑफ एग्स इन पर ग्राम ऑफ स्टूल के अंदर, ठीक है। पर ग्राम ऑफ स्टूल के अंदर एवरेज नंबर ऑफ एग्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉर्पुलेंस इंडेक्स। कॉर्पुलेंस इंडेक्स जो है वो ओबेसिटी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है ब्रोका इंडेक्स। ब्रोका इंडेक्स भी ओबेसिटी से रिलेटेड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है चियोपीज इंडेक्स। चियोपीज इंडेक्स जो होती है प्लेग से रिलेटेड होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे जो न्यूमोकोनियोसिस है वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो
एंथ्रेकोसिस है, ये सभी देखिए फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं। न्यूमोकोनियोसिस क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एंथ्रेकोसिस नाम का जो न्यूमोकोनियोसिस है वो किन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, एस्बेस्टोसिस किन में देखने को मिलता है, बाइसेनोसिस किस में देखने को मिलता है, बेगासोसिस किसके अंदर देखने को मिलता है, बेरिलियोसिस किस में देखने को मिलता है। ये सभी प्रकार के जो न्यूमोकोनियोसिस है वो किन लोगों में देखने को मिलता है, किन ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लोगों में देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड किया है। तो एग्जाम के अंदर बार बार जो पूछे गए चीज़ों के अंदर जो है एक तो बेगासोसिस और बाइसिनोसिस बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए एंथ्रेकोसिस किसके अंदर देखने को मिलता है, कोल डस्ट के एक्सपोजर वाले एरिया में काम करने वाले जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो जहाँ पे कोयले की डस्ट होती है उनके अंदर एंथ्रेकोसिस देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स जो कोयला होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बिटुमिन्स होता है, एंथ्रासाइट होता है, इस तरह से बहुत सारे जो कोयला होता है उसके प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंथ्रेकोसिस इसीलिए कोयले की डस्ट से रिलेटेड है। देखिए एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसी के आधार पे देखिए इस बीमारी का नाम रखा गया है एंथ्रेकोसिस। ठीक है, तो आप सभी याद रख सकते हैं कोल की डस्ट से, कोल मतलब कोयले की डस्ट से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस जो है एस्बेस्टस नाम की डस्ट से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट है बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस होता है कॉटन की फाइबर से। देखिए फ्रेंड्स आप सभी को पता है कॉटन के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं जो कि उड़ते रहते हैं। ये छोटे छोटे रेशे जाके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं और वहाँ पे ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं क्लाइंट के अंदर। तो इसी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज को हम कह देते हैं बाइसिनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है बेगासोसिस। देखिए फ्रेंड्स बेगासा क्या होता है, बेगासा होता है जो भी शुगर केन होता है जिसका अपन ने रस निकाल लिया और उस शुगर केन का जो छिलका होता है उसे हम बेगासा कहते हैं। ठीक है, उस बेगासोसिस के अंदर क्या होता है कि उस बेगासा से रिलेटेड जो काम करने वाले होते हैं, शुगर केन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन लोगों के अंदर शुगर केन की क्या होती है, ये जो भी डस्ट है, ये जितना भी सूखा पार्टिकल होता है ये धीरे धीरे क्या होता है लंग्स के अंदर जाके अक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो उनके अंदर बेगासोसिस नाम की डिजीज हो जाती है। बेरिलियम से रिलेटेड जो भी एक्सपोजर एरिया में काम करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर बेरिलियोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फार्मर्स लंग्स। देखिए फ्रेंड्स फार्मर्स लंग नाम की डिजीज होती है मोल्डी हे से। मोल्डी हे आप समझते हैं कि जितना भी ये घास फूस जो होता है खेतों में जो उगता है उसको अगर हम इकट्ठा करके पटक देते हैं एक साइड के अंदर, तो उस इकट्ठी हुई घास के ऊपर क्या होता है धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जम जाती है अंदर की तरफ। ब्लैक कलर का फंगस, वाइट कलर का फंगस, ये सब चीज़ें क्या होती है जमा हो जाती है। तो हम इनको बार बार उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डालते हैं, तो इनके अंदर की जो है होती है वो हमारे क्या होते हैं लंग्स के अंदर जाके अक्यूमुलेट होने के चांसेस रहते हैं। तो अतः इनसे रिलेटेड अगर हम जब काम करते हैं, इस मोल्डी हे से रिलेटेड काम, इस सूखी हुई घास से रिलेटेड काम अगर हम करते हैं तो ये फार्मर्स लंग नाम की डिजीज होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट है कंपोस्ट लंग। कंपोस्ट लंग होता है कंपोस्ट से। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट जो होता है कंपोस्ट से रिलेटेड, खाद से रिलेटेड जितना भी काम करते हैं उनके अंदर कंपोस्ट लंग होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट है बर्ड फेंसियर लंग। बर्ड फेंसियर लंग होता है एवियन और बर्ड ड्रॉपिंग्स के अंदर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बर्ड की ड्रॉपिंग्स या एवियंस की ड्रॉपिंग्स जो होती है, यहाँ पे एवियन ड्रॉपिंग या बर्ड ड्रॉपिंग कहते हैं इन पक्षियों के पंखों को। ठीक है, इन पंखों से रिलेटेड जितने बहुत सारे देखिए ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनके अंदर ये बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम रैकेट खेलते हैं तो रैकेट के लिए जो शटल बनाते हैं वो क्या होती है बर्ड्स की ड्रॉपिंग से ही बनाई जाती है। तो देखिए ऐसे ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले लोगों के अंदर क्या देखने को मिलता है, बर्ड फेंसियर लंग। ठीक है, नेक्स्ट है सिडेरोसिस। आयरन की जितनी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर काम करने वाले लोगों के अंदर आयरन डस्ट का एक्सपोजर होता है, उनके अंदर सिडेरोसिस नाम का न्यूमोकोनियोसिस होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस होता है टिन की डस्ट से। ठीक है, टिन की जो भी कंपनीज होती हैं, टिन की जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर काम करने वाले लोगों के अंदर स्टेनोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सिलिका। सिलिका डस्ट से सिलिकोसिस होता है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जो इंटरनेशनली काम करने वाली जो हेल्थ एजेंसीज हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ है उन सब चीज़ों को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। तो सबसे पहली जो हेल्थ एजेंसी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर है।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा के अंदर। ये जेनेवा भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ का, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बाद इंटरनेशनल और आएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। नेक्स्ट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर ही है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका कहाँ है? रोम इटली के अंदर है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। यूनिसेफ और UNDP को आप U फॉर यूनिसेफ, U फॉर UNDP, और U फॉर यूनिसेफ और U फॉर USA, UNDP, U फॉर UNDP, U फॉर USA। तो यहाँ पे इन दोनों को तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नर्सिंग अधिकारी का जो फेसबुक पेज है आप उसे भी फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी चीजों का आपको एक PDF फॉर्मेट चाहिए होता है, इन सभी स्लाइड्स का जो कि मैं आपको डालता रहता हूं बार बार, तो इनके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।